ये वायरस पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, यानी कि ये नैनोमीटर साइज के होते हैं और इतने हल्के होते हैं कि हवा में सस्पेंडेड रह सकते हैं, हवा में रैंडमली तैर सकते हैं। तो जब कोई संक्रमित व्यक्ति जोर से खांसता है, छींकता है या बात करता है तो ये पार्टिकल्स निकल के हवा में रहते हैं। और दूसरा इसका पहलू ये है कि अगर हवा प्रदूषित है तो उसमें अगर प्रदूषण के कण होते हैं जिसको हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, वो भी बहुत छोटे साइज के होते हैं, जैसे 2.5 माइक्रोन से कम होते हैं। उन पार्टिकल्स से और ये वायरस जम सकते हैं और एक 2.5 माइक्रोन के पार्टिकल पे आराम से 20 से 25 वायरस बैठ सकते हैं, क्योंकि उनके वायरस की साइज इतनी छोटी होती है। हवा के जरिए कोरोना संक्रमण फैलने के बारे में ये कहना है डॉक्टर अरुण शर्मा का, जो ICMR के जोधपुर में मौजूद NIIR-NCD के डायरेक्टर हैं। नमस्कार, आज है रविवार 18 अप्रैल और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 2,60,000 से अधिक नए मरीज सामने आए, लगभग 1,500 लोगों की मौत, 1,28,000 लोग रिकवर हुए। वहीं इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 18 लाख के करीब पहुंची। पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद 13 दिन पहले खत्म हुआ हरिद्वार कुंभ। जूना, अग्नि और आह्वान अखाड़ों ने भी कुंभ समाप्ति की घोषणा की। निरंजनी और आनंद अखाड़े पहले ही मेला खत्म करने का कर चुके थे ऐलान। अब कुंभ में सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर होंगे धार्मिक आयोजन। कोरोना की रोकथाम के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कई मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग की। कहा, लोगों की जरूरतों को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को और ज्यादा एक्टिव और सेंसिटिव होना होगा ताकि महामारी पर काबू पाया जा सके। आईपीएल में शनिवार को मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रनों से हराया। टूर्नामेंट में हैदराबाद की लगातार तीसरी हार। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर बनाए थे 150 रन। जवाब में 137 रनों पर ऑल आउट हो गई हैदराबाद की टीम। अब खबरें काम की। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे ने उठाया सख्त कदम। रेलवे परिसर या ट्रेन के अंदर मास्क न पहनने पर लगाया जाएगा 500 रुपए का जुर्माना। गुजरात और मध्य प्रदेश में हरिद्वार कुंभ से लौटने वालों का होगा कोरोना टेस्ट। संदिग्ध लोगों को 14 दिनों के लिए किया जाएगा आइसोलेट। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है कोरोना वायरस का हवा के जरिए फैलना। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं डॉक्टर अरुण शर्मा से, जो ICMR के जोधपुर में मौजूद NIIR-NCD के डायरेक्टर हैं। कोरोना वायरस एयरबॉर्न है। पिछले साल जुलाई में 200 वैज्ञानिकों ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से यही बात कही थी। अब इसे दोहराया गया है मेडिकल जर्नल द लैंसेट की एक रिपोर्ट में। ये एक अलग स्टडी है। इसके आधार पर ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा के 6 एक्सपर्ट्स ने रिपोर्ट तैयार की। अब तक माना जा रहा था कि कोरोना वायरस हवा में ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता, अधिक देर तक टिक नहीं पाता, लेकिन इन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बात के ठोस सबूत नहीं है। लैंसेट की रिपोर्ट में जो बातें कही गईं, वे कितनी अहम हैं, आइए समझते हैं डॉक्टर अरुण शर्मा जी से, जो ICMR के जोधपुर में मौजूद NIIR-NCD के डायरेक्टर हैं और सोसाइटी फॉर इंडोर एनवायरनमेंट के प्रेसिडेंट भी हैं। डॉक्टर शर्मा, अब तक तो माना जा रहा था कि कोरोना वायरस बहुत छोटी ड्रॉपलेट्स में होता है। लैंसेट की रिपोर्ट में इसे एयरबॉर्न बताया गया है। इसका क्या मतलब है? आम हमारे जो लिसनर्स हैं वो क्या समझें इससे? मैं बताना चाहूंगा कि जो कोरोना वायरस है वो अभी तक, पहले हमारी ये धारणा थी या हमारी ये समझ थी कि जब हम खांसते हैं, छींकते हैं या जोर से बात करते हैं तो जो लंग्स के अंदर से यानी फेफड़ों के अंदर से जो तेजी से हवा निकलती है उसमें मॉइस्चर के ड्रॉप्स होते हैं और ये वायरस उन ड्रॉप्स पे चिपका होता है, इसलिए हम उसे ड्रॉपलेट कहते थे। और क्योंकि ये मॉइस्चर होती है, ये पानी की बूंदें होती हैं,
तो ऐसा समझा जा रहा था कि ये ज्यादा दूर तक हवा में ट्रेवल नहीं करेंगी और नजदीक ही गिर के कुछ सतहों पर जम जाएंगी। इसलिए उस समय हम कहते थे कि किसी चीज को छुए ना, अगर छू रहे हैं तो उससे वायरस हो सकता है, इसलिए हाथ साफ रखें या ग्लव्स पहनकर इसको छुएं। तो पहले कोरोना के संक्रमण के बारे में इस तरह की हमारी समझ थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे और इन्वेस्टिगेशन हुए, रिसर्च हुए, तो ये पता चलने लगा कि नहीं, ये सरफेस से या ऑब्जेक्ट को छूने से उससे ट्रांसमिशन की रिस्क इतनी नहीं है जितनी कि एक इन्फेक्टेड व्यक्ति या संक्रमित व्यक्ति के सामने बैठकर अगर हम उनसे बात कर रहे हैं या वो हमारे सामने खांस रहे हैं, छींक रहे हैं या बोल रहे हैं, तो देखा गया कि उससे संक्रमण ज्यादा हो रहा है, यानी इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन ज्यादा हो रहा है। इसी बात से ये पहले अटकलें लगाई गई और वैज्ञानिक तरीके से जांचने का प्रयास किया गया कि क्या वाकई में ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो ये जो वैज्ञानिकों ने अभी बात कही है और लैंसेट में ये जो नया आर्टिकल आया है वैज्ञानिकों की तरफ से, मैं इससे काफी सहमत हूँ कि देखिए ये वायरस पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, यानी कि ये नैनोमीटर साइज के होते हैं और इतने हल्के होते हैं कि हवा में सस्पेंडेड रह सकते हैं, हवा में रैंडमली तैर सकते हैं। तो जब कोई संक्रमित व्यक्ति जोर से खांसता है, छींकता है या बात करता है, तो ये पार्टिकल्स निकल के हवा में रहते हैं। और दूसरा इसका पहलू ये है कि अगर हवा प्रदूषित है तो उसमें अगर प्रदूषण के कण होते हैं जिसको हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, वो भी बहुत छोटे साइज के होते हैं, जैसे 2.5 माइक्रोन से कम होते हैं। उन पार्टिकल्स से और ये वायरस जम सकते हैं और एक 2.5 माइक्रोन के पार्टिकल पे आराम से 20 से 25 वायरस बैठ सकते हैं, क्योंकि उनके वायरस की साइज इतनी छोटी होती है। और ये पार्टिकल देखा गया है कि हवा में बहुत देर तक सस्पेंडेड रहते हैं और ज्यादा दूर तक भी ट्रेवल कर सकते हैं। इसलिए ये माना गया अब कि ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, यानी कि ये वायरस जो है ये हवा में रहेगा और ड्रॉपलेट के साथ तुरंत नहीं गिर जाएगा। जी ठीक है। अब इसका मतलब हमारे लिए कोरोना से बचने के लिए इसका क्या मतलब निकलता है, ये भी हम समझ लें कि ये एयरबॉर्न का मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यूअसली हर समय ये वायरस हवा में रहता है या ये हवा में मल्टीप्लाई करता है या हवा में कहीं से कहीं भी पहुंच जाएगा। ये गलत धारणाएं होंगी। जो सच है वो ये है कि अगर हम किसी संक्रमित व्यक्ति के सामने आते हैं और 6 फीट से कम की दूरी में खड़े होकर उनसे बात करते हैं या उनके साथ हम खड़े हुए हैं और वो बोल रहे हैं, खांस रहे हैं और छींक रहे हैं, और ये जो अवधि है कि हम 15 मिनट तक अगर उस संक्रमित व्यक्ति के इतने करीब के संपर्क में रहते हैं और दोनों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है, तो उनसे संक्रमित व्यक्ति से और असंक्रमित व्यक्ति में वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस सेंस में इसे एयरबॉर्न ट्रांसमिशन बताया गया है। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि ये हवा में देर तक रह सकता है और जो ड्रॉपलेट्स वाली बात है वो उसके बजाय इसके प्रदूषण के जो कण हैं उन पे भी टिक करके देर तक हवा में बने रहने का जो है चांस है। जो रिपोर्ट है उसमें, और खास करके इंडोर एनवायरनमेंट में, यानी हम बंद कमरे में जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, जहाँ पे हवा का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, वहाँ पे इस ट्रांसमिशन, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन की संभावनाएं और बहुत ज्यादा होती है। जी ठीक, यही बात जो आप कह रहे हैं वो कहा गया है कि वहाँ प्रयोगशाला में एक प्रयोग का हवाला दिया गया कि वहाँ ये पाया गया कि हवा में 3 घंटे तक ये वायरस जो है बना रहा। और ये जो आप बात कह रहे हैं कमरे वाली, वो बात भी वहाँ कही गई कि आउटडोर के बजाय इंडोर जो है ये वायरस का ट्रांसमिशन अधिक पाया गया। तो अब ये जो बात है, तो क्या ऐसा लगता है कि घर के भीतर भी मास्क पहनना पड़ेगा, मतलब ऐसी चांस है बचने के लिए? बिल्कुल, देखिए घर के भीतर मास्क पहनने की सलाह हम शुरू से देते आए हैं कि अगर किसी घर में और कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति यानी कोरोना संक्रमित कोई व्यक्ति रह रहे हैं तो उनको हर समय मास्क पहन के रहना चाहिए। और अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर सकते हम घर में, यानी घर में अगर इतनी जगह नहीं है कि हम संक्रमित व्यक्ति को एक अलग कमरे में रख सकें, आइसोलेट कर सकें, और उनके आसपास रहना अगर बाकी घर के परिवार के सदस्यों की मजबूरी है, तो ये उनके हित में है कि सभी घर के सदस्य उस समय तक मास्क पहन के रहें जब वो संक्रमित व्यक्ति के साथ एक कमरे में हैं। क्योंकि संक्रमित व्यक्ति एक कमरे में अगर बात कर रहे हैं, बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, तो जाहिर है कि वो हवा में वायरस छोड़ रहे हैं, और वो वायरस जैसा कि अभी आपने बताया कि 3 घंटे तक वो सर्वाइव कर सकता है एयर में, तो उस एयर में कोई दूसरा आदमी सांस लेगा तो ऑब्वियसली इसके साथ वायरस उनके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। जी, तो ये एडवाइस जरूरी है
कि संक्रमित व्यक्ति अगर घर में है तो बाकी सभी सदस्यों को उससे बचने के लिए और मास्क पहन के रहना है। जी। अब ये हो रहा है कि जो ये बचाव के लिए काफी लोग जो है कपड़े का मास्क भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो स्टडी कह रही है कि एयरबॉर्न है और ये ड्रॉपलेट जैसा मसला इसके साथ नहीं है, तो कपड़े का मास्क कारगर रहेगा या कुछ और N95 इस तरह का कुछ ज्यादा? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है, और मैं ये आपके माध्यम से श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि जो सर्जिकल मास्क होता है, जिसको हम 3 प्लाई सर्जिकल मास्क कहते हैं या 3 लेयर सर्जिकल मास्क होता है, वो सबसे कारगर होता है इस वायरस पार्टिकल को से बचने में, इस वायरस से अपने शरीर से अंदर घुसने में। और दूसरा जो सबसे कारगर मास्क है वो हमारा N95 मास्क है। बाजार में, मार्केट में बहुत से इस तरह के मास्क आ गए हैं जो कपड़े के बने होते हैं, जिसमें से 2 लेयर्स होती है, और वो 2 लेयर्स के बीच में अगर जो तीसरी लेयर होती है, जो सबसे क्रूशियल होती है, जो पार्टिकल्स को आने जाने से रोकती है, अगर वो लेयर नहीं है तो ये मास्क इतना इफेक्टिव नहीं होगा, और इस मास्क को लगाने के बावजूद भी इन्फेक्शन होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि बिना मास्क की जितनी रिस्क है कपड़े का मास्क पहनने से, उससे तो रिस्क कम होगी, लेकिन वो पूरी तरह से प्रोटेक्शन हमें नहीं दे पाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि या तो सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल करें जो 3 प्लाई वाला हो, या फिर हम N95 का इस्तेमाल करें। जी। अब तक ये जो आप शुरू में आपने बात कही कि इन्फेक्टेड सरफेस है, वहां ड्रॉपलेट्स, किसी सरफेस पे गिर गए ड्रॉपलेट्स, तो वहां से भी उसको छूने से संक्रमण फैल सकता है, ये माना जा रहा था, और इसकी वजह से सैनिटाइजर और जो डिसइंफेक्टेंट है उनका काफी जो इस्तेमाल हो रहा था। अमेरिका का जो वहाँ का एक संस्था है, वहाँ की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो CDC है, उसने एक नई गाइडलाइन दी है, और उसमें कहा कि भाई जो इन्फेक्टेड सरफेस है उससे जो है इन्फेक्शन फैलने का जो रिस्क है वो 10,000 में 1 से भी कम है, इतना कम है। तो क्या मतलब निकाला जाए CDC की इस राय का? आप जैसे मान लीजिए कि एक कुरियर वाला एक बॉक्स लेके आता है, और वो कुरियर जो है, जो पर्सन है जो कुरियर बॉक्स लेके आया है, वो हिंदी है, उसमें कोई ट्रांसमिशन नहीं है, उसके पास कोई इन्फेक्शन नहीं है। उनसे अगर हमने बॉक्स लिया और अपने घर में रख दिया तो उस सरफेस कोई वायरस पार्टिकल उस समय नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर किसी वजह से कोई वायरस पार्टिकल है, तो अगर हमने 3 घंटे तक उस पर्टिकुलर बॉक्स को टच नहीं किया, उसे कोने में रख दिया है, तो उसके ऊपर रहने वाला वायरस जो है वो खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा, वो फिर इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा। यानी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की संभावना है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी जिस तरह के हमारे आदान प्रदान होते हैं उसमें ये बहुत बड़ी रिस्क की वजह नहीं बनेगा। जी, तो आप ये कह रहे हैं उस जो CDC की रिपोर्ट आई है उसको आप ये कह रहे हैं कि जो सरफेस की वजह से जो इन्फेक्शन की एक धारणा बनी हुई थी, तो उससे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन का खतरा नहीं है। जो स्टडी में कहा गया कि 10,000 में से 1 से भी कम का रिस्क है ये, तो ये बात है, बस थोड़ा बहुत बचाव की जरूरत है। बाकी इस सरफेस से इन्फेक्शन का उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना कि एयरबॉर्न है। बिल्कुल बिल्कुल जी। वो लैंसेट की रिपोर्ट ये भी कह रही है कि कोविड के जो लगभग 33 से 59% तक मामले ऐसे उनको मिले हैं जो ऐसे लोगों से फैले जिन्हें खांसी या छींक नहीं आ रही थी, यानी ये एसिम्प्टोमेटिक लोग थे। तो अगर ऐसा है तो अब हमको मतलब बचाव के उपायों में किस तरह का बदलाव करना पड़ सकता है? हाँ, देखिए, जो कोविड संक्रमित लोग हैं, कोविड इन्फेक्टेड लोग हैं, वो 2 तरह के लोग हैं। या तो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी जिनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है, और दूसरे सिम्प्टोमेटिक लोग हैं। तो एसिम्प्टोमेटिक लोग जो हैं उनमें चूंकि खांसी नहीं है, उनमें बुखार नहीं है, तो हम ये संदेह नहीं करते या हम सोचते नहीं है कि ये कोविड इन्फेक्टेड होंगे। तो हमारा जो उनके साथ व्यवहार होता है उसमें हम ये प्रिकॉशन नहीं लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि एक मैरिज फंक्शन है किसी परिवार में, और वहां पे शामिल होने के लिए सिर्फ परिवार के सदस्य आए हुए हैं। तो आमतौर पे मैंने ये देखा है कि ऐसे परिवारों में माना जा रहा है कि भाई सब घर के लोग हैं और किसी में इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि कोई खांस नहीं रहा है, कोई छींक नहीं रहा है, किसी को बुखार नहीं है। तो वो नॉर्मली जैसे कोविड होने से पहले बिहेव करते थे उसी तरह बिहेव करते हैं कि बहुत करीब बैठना, बातें करना, हंसना, ये सारी चीजें होती हैं जब परिवार एक खुशी के माहौल में इकट्ठा होता है। अब उसमें से कोई एक व्यक्ति जो एसिम्प्टोमेटिक है वो उनमें मौजूद है, और उससे ये ट्रांसमिशन होकर बाकी लोगों में फैल जाएगा, क्योंकि वहां पे हमने ना तो दूरी बनाई,
ना अपने आप को सैनिटाइज किया और ना मास्क पहना। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये हमारे ध्यान देने की है कि ऐसी परिस्थिति में हमें पता होना चाहिए कि 10 लोग अगर किसी जगह पे एकत्रित हुए हैं तो 2 लोग उसमें कहाँ से आए हैं, क्या उनमें इन्फेक्शन नहीं है, इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है जब तक हमने आरटीपीसीआर की टेस्ट की रिपोर्ट हमारे पास न हो। और एक और असावधानी की चीज जो होती है वो होती है जिसे हम कहते हैं बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड। यानी इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि आज मेरे अंदर अगर वायरस ने प्रवेश किया है जी, तो उसमें लक्षण आने में 2 से 5 दिन के समय का अंतराल होता है। इन 2 से 5 दिन में मेरे अंदर कोई लक्षण नहीं आएंगे बीमारी के, लेकिन मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, मेरे श्वसन तंत्र में वायरस मौजूद है और मेरे नॉर्मल बात करने में या सांस लेने में भी वो वायरस में हवा में ट्रांसमिट कर रहा हूँ। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो बीमारी शुरू होने के पहले का समय है। वायरस अंदर घुस चुका है लेकिन लक्षण अभी नहीं आए। तो इंक्यूबेशन पीरियड वाले लोग और एसिम्प्टोमेटिक लोग, जहां हम ये संदेह नहीं कर पाते, हम ये सोच नहीं पाते कि ये इन्फेक्टेड होंगे, उनके साथ हमारा व्यवहार जो है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं होता है। इसलिए ट्रांसमिशन की रिस्क वहां पे साइलेंटली बढ़ जाती है, क्योंकि हम अवेयर नहीं, हम सजग नहीं है कि ऐसा हो सकता है जी। तो आज जब पूरे देश में और कोरोना के इतने ज्यादा मरीज हो रहे हैं जो पिछले साल की पहली लहर की तुलना में बहुत ज्यादा हो गए हैं, और दिल्ली में आज ये स्थिति है कि बेड्स अवेलेबल नहीं है, बॉम्बे में ये स्थिति, मुंबई में कि वहाँ पे बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि हमारे बीच में, हमारे आसपास के लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कोरोना संक्रमित हैं। इसलिए हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हर जगह एक जैसा होना चाहिए जी, तभी हम अपने आप को बचा सकते हैं। जी। तो डॉक्टर शर्मा, आप ये कह रहे हैं लैंसेट की स्टडी के हवाले से कि एक तो वायरस एयरबॉर्न है और इसके ड्रॉपलेट के जरिए जो है हवा में थोड़ी ही दूर तक जा पाने की जो गुंजाइश थी, जो बात की जा रही थी, उसमें उतना दम नहीं है। और इससे बचाव के बारे में आप कह रहे हैं कि कपड़े का मास्क अब उतना कारगर नहीं है और कारगर नहीं था, पहले भी आप ये बात कहते रहे हैं, और इसके बजाय N95 या कपड़े के मास्क में स्पेशल परत होनी चाहिए उसमें लगी हुई, तो ही बचाव होगा। और तीसरी बात आप कह रहे हैं कि सर्जिकल मास्क हो, और तीसरी बात आप ये कह रहे हैं कि इंडोर जो है इन्फेक्शन का खतरा भी है और इसके लिए जरूरी है कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो, और घर के अंदर भी अगर कोई इन्फेक्टेड हो तो मास्क बाकी लोग जरूर पहने। और चौथी इम्पोर्टेंट ये भी कहना चाहूंगा जी, सॉरी आप प्लीज कंटिन्यू। जी, चौथी इम्पोर्टेंट बात जो अहम बात आपने याद दिलाई है इसी बहाने से बातचीत से, कि सरफेस के जरिए इन्फेक्शन का खतरा उतना नहीं है, पेपर या इस तरह की जो चीजें हैं उनसे इन्फेक्शन का खतरा बहुत ही कम है। और आप कुछ और जोड़ रहे थे डॉक्टर शर्मा जी। हाँ, मैं ये जोड़ना चाह रहा था कि ये बात लैंसेट में आज छपी है, लेकिन आपको ये जान के शायद खुशी होगी कि हमारे देश से एक जर्नल निकलता है, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ, जो कि पब्लिक हेल्थ के लिए से साइंटिफिक आर्टिकल्स उसमें निकालते हैं। उस जर्नल के पिछले साल 2020 के जून के अंक में मैंने कमेंट्री लिखी थी, जिसमें मैंने इस बात पर जोर दिया था कि ये जो कोविड-19 है ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है। और तब इटली, यूएसए और वुहान 3 जगह पे साइंटिस्ट ने छोटी छोटी स्टडीज करके ये पहली बार आइडिया दिया था कि कोविड-19 जो है वो एयरबॉर्न हो सकता है। इस बात को मैंने तभी से मैं प्रमोट कर रहा हूँ और हर फोरम पे मैं ये बात कहता हूँ कि कोविड-19 एक एयरबॉर्न डिजीज है। आज उसमें ये कह लीजिए कि लैंसेट ने भी स्टैंप लगा दी है, लेकिन मेरी ये धारणा शुरू से रही है। जी, डॉक्टर शर्मा, आपने विस्तार से समझाया सब कुछ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस चर्चा के बाद जानिए आगामी प्रमुख इवेंट्स के बारे में। 19 अप्रैल को यूपी पंचायत चुनाव में दूसरे चरण का होगा मतदान। 21 अप्रैल को गोवा कांग्रेस के 13 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 22 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में छठे चरण की वोटिंग होगी। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1612 में मुगल बादशाह शाहजहां ने मुमताज से निकाह किया। 1859 में स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे को ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी दी। 1955 में मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का निधन। बात करते हैं मौसम की। अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में आंधी और गरज के साथ तेज बारिश का अनुमान। वहीं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में छाए रहेंगे छिटपुट बादल।
अब बारी सुविचार की। मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, तर्क के सहारे आप सीमित दूरी तय कर सकते हैं, कल्पना आपको कहीं भी ले जा सकती है। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अखिलेश के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।